नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज है 19 जुलाई 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हमने जो कल का करंट अफेयर पढ़ा था उसका हम लोग रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद से आज का करंट अफेयर देखेंगे और लास्ट में हम लोग जनवरी से लेकर जुलाई तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 100 वर्ष बाद भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में DRDO के महानिदेशक कौन है? तो ये कौन है? तो जी सतीश रेड्डी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में पहला परिसर आधारित IT बिजनेस इंक्यूबेटर खोला गया है? तो ये किस देश में खोला गया है? तो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में खोला गया है, जिससे भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा लगती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास खुद का इंटरनेट सेवा है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह केरल राज्य है। और इसी केरल राज्य में पहला मंकी पॉक्स का मामला आया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सुरक्षा घटना का पता लगाने को लागू करने के लिए किस कंपनी ने IIT मद्रास में स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है? तो वेदांता कंपनी के साथ किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा शहर SSCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी होगी? तो ये हमारा जो सिटी है वाराणसी, ये रहेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। ठीक है, और जालौन का मुख्यालय कहाँ है? तो जालौन का मुख्यालय है उरई। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, आपसे यूपी स्पेशल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किन्हें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, दिया मिर्जा और अफरोज शाह को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि छात्रों को रोजगार के अवसर के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो यह दिल्ली सरकार ने किया है। ठीक है, तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर के। और आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, आशीष कुमार चौहान बने हैं। अगर मैं बात करूं तपन कुमार डेका की, तो ये कौन है? तो ये IB के चेयरमैन या अध्यक्ष बने हैं। सामंत कुमार गोयल, रॉ का इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ये रॉ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और नितिन गुप्ता को CBDT का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा, ये हाल ही में ये तीनों नियुक्तियां हुई हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि BSC के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगले मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हो सकते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने चौहान की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक चौहान की नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए होगी। यह किसकी जगह लेंगे? तो यह विक्रम लिमये की जगह लेंगे। आप इन्हें भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो करेगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, यानी कि टोक्यो को 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। और 2023 संस्करण का मेजबानी कौन करेगा? तो बुडापेस्ट करेगा। अब बुडापेस्ट की राजधानी क्या है, ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। यानी कि ये जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होता है, ये हर 2 साल पर होता है। किसके द्वारा होता है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप विश्व एथलेटिक्स द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और 2022 संस्करण का वर्तमान में ओरेगन USA में आयोजित किया जा रहा है, जो मूल रूप से 2021 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया
गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा यह इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि तस्वीर ली है? तो किस टेलीस्कोप की मदद से ली है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से लिया है। यानी कि दुनिया के सबसे बड़े एवं शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई ब्रह्मांड की पहली तस्वीर जारी हुई है। नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने, याद रखिएगा नासा के प्रमुख कौन है? तो बिल नेल्सन ने कहा कि तस्वीर में जो रोशनियां दिखाई दे रही है उनमें से कम एक 13 अरब साल पहले की है, यानी बिग बैंग से 80 करोड़ साल बाद की है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है। यानी कि कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए 14 से 15 जुलाई को बेंगलुरु में राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्रालय कर रहा है ताकि कृषि क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार की मंशा से राज्यों को रूबरू कराया जा सके और सम्मेलन के दौरान कई तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि टाइम्स इंडिया ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है? तो याद रखिएगा अहमदाबाद और केरल को किया गया है। यानी अहमदाबाद के साथ साथ केरल को भी इसमें किया गया है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि टाइम्स पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की अपनी सूची में खोज करने के लिए केरल और अहमदाबाद को 50 असाधारण स्थलों में शामिल किया है। दक्षिणी राज्य का वर्णन करते हुए प्रकाशन ने कहा कि केरल भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। शानदार समुद्र तटों और हरे भरे बैकवाटर मंदिरों और महलों के साथ इसे अच्छे कारणों से भगवान का अपना देश कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान का अपना देश किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? ये किसे की है? तो जॉय भट्टाचार्य को की है। ठीक है, अगर बात करें हम सुधाकर दलेला को, तो ये भारत के भूटान के नए राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है। तो आप इन्हें भी। और परमेश्वरन अय्यर कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट यानी FIFS ने जॉय भट्टाचार्य को अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। भट्टाचार्य प्राइम वॉलीबॉल लीग के सीईओ और एक क्रिकेट विश्लेषक है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट की स्थापना उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और फैंटेसी स्पोर्ट उद्योग में मानकीकृत सर्वोत्तम प्रथाओं को बनाने के लिए की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मैंने बताया कि सुधाकर दलेला जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इसके पहले इस स्थान पे कौन थी? तो रुचिरा कंबोज थी जी। इन्हीं का जगह ये सुधाकर दलेला जी लेंगे। ठीक है, यानी कि 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी सुधाकर दलेला को भूटान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वह रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। दलेला वर्तमान में वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और दलेला ने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी निदेशक के रूप में भी काम किया है। तो आप इन्हें याद रखिएगा, ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के मौसम कार्यालय ने जुलाई 2022 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा किया है। ठीक है, यानी कि यूके के मौसम कार्यालय ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हुए
पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। देखिए जो यूके है ना, ये उत्तरी ध्रुव में आता है, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव में उपोष्ण कटिबंध में ये आता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा ठंडी बनी रहती है, ठंड का मौसम रहता है। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा 12 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन इस साल क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ के 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो वहाँ के लोगों को 40 डिग्री सेंटीग्रेड में रहने की आदत नहीं है, इसीलिए वहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया है। और रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है, तो रेड अलर्ट का मतलब है कि जीवन के लिए जोखिम है और दैनिक दिनचर्या को बदलने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है 12 से 20 या 22 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे ही रहता है, ठीक है, लेकिन इस समय वहाँ का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री तक पहुँच गया है। तो वहाँ पे क्या है, अब वहाँ पे क्या है, दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। पहले जिस तरीके से आदमी रहता था, अब वो दिनचर्या बदलना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया है। यानी यूके में पहली बार 40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान का अनुमान लगाया गया है। उत्तरी अफ्रीका से उत्पन्न होने वाले हीट वेव पूरे यूरोप में फैल रही है और इसने फ्रांस और स्पेन में दावानलों को भड़का दिया है। यानी जो उत्तरी अफ्रीका से जो हीट वेव निकल रहा है, उसकी वजह से यूरोप में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारा आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये पीवी सिंधु जी ने जीता है, आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का अपना पहला महिला एकल खिताब जीत लिया है, ठीक है। उन्होंने 2022 सिंगा ओपन के फाइनल में चीन की वांग झी यी को हराकर, किसे हराकर, तो वांग झी यी को हराकर ये खिताब जीता है। और सिंधु ने 2022 में 3 खिताब जीते हैं, कौन कौन से, तो स्विस ओपन इन्होंने जीता है, ठीक, फिर सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जीता है और सिंगापुर ओपन, ये इनका तीसरा खिताब है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने जनवरी से लेकर जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो याद रखिएगा ये इंदौर शहर ने प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भांग को वैध करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है, तो थाईलैंड बन गया है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने के लिए निर्देश दिया है, तो वो देश है कनाडा, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है, तो याद रखिएगा ये मलेशिया में स्थापित करने जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो याद रखिएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने प्राप्त किया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी प्रबंध विकास संस्थान का विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 37वें स्थान पर है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे वैश्विक औद्योगिकी अनुसंधान पुरस्कार 2020 दिया गया है, तो ए गोपाल कृष्णन को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 खिताब जीता है, तो ये किसने जीता है, तो जीनियस एनर्जी ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है, तो यह मेघालय सरकार ने जीता है, ठीक है, यानी मेघालय राज्य ने, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है, तो ये कनाडा में पेश किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया है, तो स्विट्जरलैंड में किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस विधानमंडल ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है, तो यह न्यूयॉर्क में पारित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों ये जो 6 महीना है, आने वाले जो 6 महीना लास्ट का, जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी, ये जो महीने हैं ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। और इस महीने में अभी आपने कितने साल इंतजार किया वैकेंसी का, वो आप भूल जाइए। बीती बीती बातें को याद करेंगे तो आपको हमेशा तकलीफ होगा। लेकिन इस 6 महीने में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई आपको करना है। आप 24 घंटे में अपने लिए अगर अपने सपने के लिए भी 6 घंटे नहीं दे सकते हैं तो समझ लीजिए कि आप क्या ही कर सकते हैं फिर। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपने फ्यूचर के लिए मात्र 24 घंटे में 6 घंटे देना है, ठीक है। मैं जितना आपको करंट पढ़ा रहा हूं उससे एक भी करंट आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप करंट के लिए सिर्फ मेरे वीडियो देखिए। मैं ऑलरेडी इसमें रिवीजन कराता रहता हूं, आपका जनवरी से लेकर जुलाई तक का रिवीजन करा रहा हूं। उसके बाद से आपका कल का करंट अफेयर रिवीजन कराता हूं, फिर आज का करंट अफेयर पढ़ाता हूं। यानी एक दिन में 3-3 बार रिवीजन हो जाता है अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर आप पढ़ते रहेंगे ना इसी तरीके से, बस रेगुलर इस वीडियो को देखते रहिए और रेगुलर क्लास करते रहिए और अपने कुछ बुक्स को वगैरह भी पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। क्योंकि ये 6 महीने में बैक टू बैक वैकेंसी आने वाली है। केबीएस पीआरटी आने वाला है, केबीएस में टीजीटी अगर आपने बीएड कर रखा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में तो टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आएगी, DSSB की वैकेंसी आएगी। और सबसे लास्ट आपका फेवरेट, आपका जिसका बेसब्री से इंतजार है, सुपर टेट अगले साल आने वाला है। यानी इस साल तो नहीं आएगा, इस साल तो मतलब उसकी उम्मीद ना ही करिए तो बेहतर है। और जितने भी लोग ये लोग में से कुछ लोग पूछ रहे कि सर क्या ये भी सुपर टेट क्या फ्यूचर में संविदा पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाने ढमकाने हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आप जहां से भी ये न्यूज देख रहे हैं वो सब फर्जी है, सब के सब फर्जी है। ये बताइए कि हम अगर कुछ ऐसा होता तो सबसे पहले हमें पता चलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए दूसरों की बातों पे, अनर्गल बातों पे ध्यान न दीजिए कि सर उन्होंने कहा, वो चैनल वाले ये कह रहे हैं, वो चैनल वाले ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो न्यूज़ चैनल वाले इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उनको व्यूज मिल सके, ठीक है। वो आप अगर वो कोटेशन वो नहीं डालेंगे तो आप देखेंगे क्या उनका चैनल? नहीं देखेंगे। इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तो आप इन सब बहकावे से दूर रहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि फर्जी चैनल, जितने भी फर्जी न्यूज वाले चैनल हैं उनको तो आप लोग देखना बंद कर दीजिए। अरे हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ थोड़े आएगा सुपर टेट के बारे में, ठीक है। हर दिन कोई अपडेट नहीं देगा। संदीप सिंह इतना खाली नहीं है कि हर दिन सुपर टेट पे बहस करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। इससे बढ़िया है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर आप डेली ये सोच के पढ़ेंगे कि यार मेरा कितना सिलेबस कवर हो गया है, अब मुझे कितना सिलेबस अभी कवर करना है, यकीन मानिए आप कभी बोर नहीं होंगे। लेकिन आप ये सोचेंगे कि वैकेंसी कब आएगी तब हम पढ़ेंगे, तब आप हमेशा पढ़ाई में बोर हो जाएंगे। क्योंकि मुझे आप में से जितने लोग भी सुपर टेट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से किसी का भी 80% सिलेबस कवर नहीं है। सुपर टेट का 80% सिलेबस कवर नहीं है। अगर आप में से जिसका 80% से सिलेबस कवर है वही अगर भर्ती का इंतजार करे तो सही है, लेकिन जिसका नहीं है वो पहले अपना सिलेबस कवर करे। क्योंकि वैकेंसी आ जाएगी तो 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने में वो एग्जाम करा लेगी, 45 से 50 दिन में। याद करिए 2019 का पेपर दिसंबर में फॉर्म भरा गया था, दिसंबर में, और 5-6 जनवरी को पेपर हो गया था। तो इतना फास्ट पेपर करा लेता है वो। तो याद रखिएगा आपके पास समय बहुत कम मिलेगा जब भी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है। आप याद करिए कि किस लक्ष्य के लिए हमने ये फील्ड चुना था, आपने बीटीसी बीएड क्यों किया था। तो बिल्कुल एकदम ईमानदारी से अपना सिलेबस फोकस करने पे ध्यान दीजिए, सफलता तो अपने आप मिल जाएगी। नहीं तो बस आप भर्ती का इंतजार करेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो वैकेंसी तो आएगी ही, पता चला सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो सबसे बड़ा दुख होता है जब आपके पास एक अवसर मिला और उस अवसर को आप जब गंवा देंगे तब आपको सबसे बड़ा दुख होगा। अभी आपके पास सिर्फ ये दुख है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन जब वैकेंसी आ गई और खुदा न खास्ता भगवान न करे ऐसा हो कि अगर आपका किसी भी कारणवश से नहीं हुआ तो उसके बाद से आपके पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि अगली वैकेंसी पता नहीं फिर कब आएगी। इसलिए इस समय को यूज करिए। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि इस समय को यूज करना है और सिलेबस कवर करना है। और मैं तो कहूँगा चुपचाप आप में से सभी लोग केबीएस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जिनमें से जो लोग भी सीटेट पास नहीं है, मैं सीटेट का भी बैच लाऊंगा और मैथ और साइंस में सबके लिए सब कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बस ईमानदारी से मेहनत करते रहना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।